बाबा साहब लेबर मेंबर रहे, और लेबर मेंबर का मतलब उस समय लेबर मिनिस्टर रहे। और जिस समय बाबा साहब गवर्नर जनरल की काउंसिल में लेबर मेंबर थे, उन्होंने पार्लियामेंट के माध्यम से लेबर के हक में कई कानून बनवाए। जैसे आपको याद दिलाता हूं, आपको याद आ जाएगा, जैसे जो ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हैं उनको मान्यता मिलनी चाहिए, ये बाबा साहब ने कानून बनवाया ट्रेड यूनियंस को। अन्यथा रजिस्टर्ड तो थी लेकिन मान्यता नहीं थी, ये बाबा साहब ने करवाया। इसके अलावा जो मिनिमम वेजेस यानी न्यूनतम मजदूरी किसी भी मजदूर को मिलनी चाहिए, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने करवाया। इसके अलावा जो मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए मजदूर को, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने करवाया। ये भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने करवाया कि जो मजदूर है उस मजदूर को हड़ताल करने का हक है, उससे उसका हक छीना नहीं जा सकता। इसलिए क्योंकि अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है तो आवाज उठाने का एक तरीका है हड़ताल करना, विरोध करने का एक तरीका है हड़ताल करना, जो आज की तारीख में इस सरकार ने, मोदी सरकार ने, और इससे जुड़ी हुई भिन्न भिन्न राज्यों की जो भाजपा सरकारें हैं, उन्होंने ये कानून खत्म किए हैं। बताया ना मैंने कि 4 कोड अभी हमारे श्री राजेंद्र साहब बता के गए हैं आपको। तो ये कानून बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लेके आए। यही नहीं साथियों, दिल्ली में सबसे पहले उन्होंने इस देश में जो यूनियन बनाई, वो भी जो उन्होंने बनाया सफाई मजदूर संगठन, बाबा साहब डॉक्टर के समय में बना। म्युनिसिपल कामगार यूनियन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाई। तो ये ऐसे कितने ही कानून थे जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाए। जो मजदूर से लिया जाता था 12 घंटे 14 घंटे काम लिया जाता था, उस मजदूर से 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते हो, ये कानून बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनवाया। साथ में महिलाएं फैक्ट्रियों में काम करती थी, अगर वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती हो गई, उनको छुट्टी मिलनी चाहिए और उस छुट्टी में उनकी तनख्वाह नहीं काटी जानी चाहिए, उनकी तनख्वाह उन्हें मिलनी चाहिए। ये कानून भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनवाया। लेकिन एक इंसान, एक इतना महान व्यक्तित्व जिसने इस देश के करोड़ों लोगों को जीने का हक दिलाया, वही लोग उसका नाम तक नहीं लेते हैं। तो आपको जानना चाहिए कि कौन है आपके लिए काम करने वाला। अगर हम लोगों ने वाकई में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात मानी होती तो बीजेपी सरकार सत्ता में नहीं होती, और आज जो कुछ हो रहा है ये नहीं होता। साथियों, मैं मंच पे था, मैंने बहुत तरीके से एक बात उनको बताई, समझाई। ये जो कृषि कानून है, ये काले कृषि कानून निश्चित रूप से ये वापस होंगे। मैं आपको लिख के देता हूं, मैं नहीं जानता समय क्या होगा, लेकिन ये वापस होंगे जरूर। पर क्या इनके वापस होने से भी तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन कानूनों को लाने वाला कौन है? वो है आरएसएस, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जब तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, आरएसएस के हाथ की कठपुतली बनके जो भी सरकार रहेगी, ऐसे कानून किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से कभी ना कभी आते रहेंगे। तो असली समस्या क्या है? असली बीमारी क्या है? बीमारी है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसको उखाड़ के फेंकना है। जब तक इसे उखाड़ के नहीं फेंकोगे, कितना शोर मचाओ, कितनी मीटिंगें करो, कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुछ भी करना है, इस सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। और बीजेपी को आप तब तक उखाड़ नहीं सकते जब तक ईवीएम है। ईवीएम समस्या हो ना, ईवीएम का मतलब है एवरी वोट फॉर मोदी, यानी हर वोट मोदी के लिए। अभी मैं कल परसों न्यूज देख रहा था, वहां पे पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं, पता लगी वहां भी कई ईवीएम मशीनों में खराबी है और इसकी शिकायत भी हो रही है। तुम अब शिकायत कर रहे हो यार? तुम्हें शिकायत कब करनी चाहिए? तुम्हें जब पहले ही इलेक्शन होने से पहले ही शिकायत करनी चाहिए, इलेक्शन होने से पहले ही आंदोलन करना चाहिए था
कि राज्य में किसी भी हालत में ईवीएम से चुनाव हो ना जाए। तब तो किया नहीं तुमने, अब ईवीएम की बात करो, होना ही है ये। जड़ तक नहीं समझोगे आप, अगर बीमारी क्या है उसकी जड़ नहीं समझोगे, कुछ मिलने वाला नहीं है आपको, चाहे जितनी कोशिश कर लेना। इसलिए हम में से हर व्यक्ति का अगर मकसद होना चाहिए, ये कानून सरकार कब लेके आई है, बीजेपी कब लेके आई है, जब सत्ता उसके हाथ में है। चाहे वो कृषि कानून हो, चाहे लेबर लॉ को खत्म करना हो, कब लेके आई है, जब सत्ता उसके हाथ में है। इसका मतलब यह है जो भी चीज है वो सब सत्ता के इर्द गिर्द घूमती है, सत्ता से ही उसको कंट्रोल किया जाता है। तो क्यों ना सत्ता ही अपने हाथ में ले ली जाए। कभी दिमाग में ये बात नहीं आती है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था, राजनीतिक शक्ति हर ताले की चाबी है। कब तक यूं ही बैठे रहोगे, ये राजनीतिक शक्ति, ये चाबी अपने हाथ में क्यों नहीं लेते हो और लोगे नहीं, ऐसे ही भटकते रहोगे। 2022 में 4 राज्यों में चुनाव होने वाला है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और उत्तराखंड। मैं पंजाब के लोगों से बात करता हूं, बाकी छोड़ दीजिए आप ही वो लोग हैं जिनकी वजह से दिल्ली में इतना जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। और वो आंदोलन, किसान आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन अब बन चुका है, आवाज बन चुका है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उसकी गूंज सुनी जाती है। और आप यकीन मानना, इस आंदोलन की सफलता के बाद दुनिया के इतिहास में किसानों के कई ऐसे बदलाव होंगे जिसकी कल्पना शायद किसी ने भी की नहीं होगी। दुनिया पे इसका असर पड़ेगा। तो ऐसे जो आंदोलन है उसकी ताकत कौन है? पंजाब के लोग। अगर पंजाब के लोग नहीं होते, ये आंदोलन इतनी देर तक नहीं चल सकता था, ये आंदोलन इतना लंबा, इतना मजबूत हो नहीं सकता था। न जाने कौन कब आपके बीच में से धोखा देके चला जाता, लेकिन केवल आपकी ताकत है, ये पंजाब के लोगों की ताकत है। और धन्यवाद साथ में देता हूं हरियाणा के भाइयों का, जिन्होंने भाई का फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाया और इस आंदोलन को और मजबूत बना दिया। तो साथियों, आपकी बदौलत ये आंदोलन ईमानदारी से चल रहा है, इतना मजबूती से चल रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए साथ में ऐसी स्थिति कभी ना आए, ऐसे कानून को सरकार बनाने की कोशिश ना कर सके, इतनी हिम्मत ना कर सके, सत्ता को अपने हाथ में लेना होगा। 2022 में चुनाव है। आप लोगों से मेरा निवेदन है, हम लोग बहुत जल्दी पूरे देश में ईवीएम के विरोध राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी इसकी घोषणा करेंगे। मैं चाहूंगा, अगर आप समझते हो कि हम सही काम कर रहे हैं, साथ दो, हमारा ईमानदारी से साथ दो। या तो हमारी कोशिश रहेगी कि चुनाव ईवीएम से हो ही नहीं, बैलेट पेपर से हो, और अगर फिर भी सरकार चुनाव करवाती ईवीएम से, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, ईवीएम को तोड़ देना, उखाड़ के फेंक देना, ताकि सरकार की समझ में आ जाए कि उसकी गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी और हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे साथियों। क्योंकि बिना सत्ता हाथ में लिए कुछ होना नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, कितने आंदोलन करते रहे हम, कुछ हुआ क्या? और अब तो सबसे बड़ी दिक्कत यह हो गई है कि देश की सबसे बड़ी अदालत वो भी सरकार के साथ में आके खड़ी हो गई। आपने देखा कोई भी ऐसा कानून पिछले 3-4 साल में अगर देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट से का कोई भी जजमेंट ऐसा कोई नजर आता है जो सरकार के खिलाफ हो? एक भी नहीं है। सारे के सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के सरकार के हक में आ रहे हैं। ये जो कृषि कानून है, इन कृषि कानूनों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को क्या देखना था? सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को केवल इतना देखना था, ये कानून संवैधानिक है या नहीं। अगर ये संवैधानिक नहीं है, इनको रद्द करना था, एक झटके में रद्द करना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं देखा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो कृषि कानून बने हैं, दो जो कानून हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का और साथ में निजी मंडियों का। निजी मंडियां मार्केटिंग के अंतर्गत आती हैं, और मार्केटिंग जो हमारे संविधान